बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10 और आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो आइए हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी कर रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई दफा बतौर लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे पूछा गया है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने SN1 और SN2 दोनों लेक्चर बड़ी एहतियात से सुने हैं, याद किए हैं, कंसेप्चुअली समझे हैं, तो ये बातें आपको आज का लेक्चर समझना कतई मुश्किल नहीं। मैं SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जब समझाते हुए जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, उन्हीं पॉइंट्स को मैं आज दोनों के दरमियान बतौर डिफरेंशिएट इस्तेमाल करूंगा। मसलन आप पहले SN1 की बात करें, हमें इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो SN1 रिएक्शन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म इन विच CX बॉन्ड ब्रेकेज एंड CNU बॉन्ड फॉर्मेशन occur one after the other in two different steps। हमने क्या कहा था कि CX बॉन्ड ब्रेकेज, CNU बॉन्ड फॉर्मेशन ये एक दूसरे के बाद होती है दो मुख्तलिफ स्टेप्स में। लेकिन अगर मैं SN2 उसकी डेफिनेशन की बात करूं तो हमने क्या कहा था? द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म इन विच CX बॉन्ड ब्रेकेज एंड CNU बॉन्ड फॉर्मेशन occurs simultaneously in single step। फर्क क्या था दोनों में? फर्क यह है कि इसमें हमने कहा था कि occur one after the other in two different steps, और उधर क्या कहा है? उधर हमने कहा है occur simultaneously in a single step। ये दोनों में। अब एग्जांपल पे आ जाओ। माय डियर स्टूडेंट, मैंने SN1 रिएक्शन में ये टर्शियल अल्काइल हैलाइड लिया, KOH से रिएक्शन करवाया, एक्वस KOH, और मेरे पास ये टर्शियल अल्कोहल बना। लेकिन जब मैंने SN2 की बात की तो मैंने ये मिथाइल हैलाइड लिया, KOH से रिएक्शन करवाया, और ये मेरे पास मिथाइल अल्कोहल बना। अब आ जाएं नंबर 3 पे, तीसरी जो बात या दूसरा पॉइंट कह लें, इसमें मैं ना मैकेनिज्म की बेस पे SN2 और SN1 दोनों को डिफरेंशिएट करता हूं। पहले आप SN1 का मैकेनिज्म की बात करें। माय डियर स्टूडेंट, हमने SN1 में पढ़ा था कि इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, और इसमें जो पहला स्टेप था दैट इज एक्चुअली द आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। माय डियर स्टूडेंट, जब आपके पास ये टर्शियल अल्काइल हैलाइड, इसकी आयोनाइजेशन हुई, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड यू गेट द कार्बोकैटाइन। यानी दिस वन इज अ स्लो स्टेप, दिस वन इज अ रिवर्सिबल, एंड दिस वन इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और स्टेप 2 में हमने क्या कहा? हमने कहा ये जो हमारे पास कार्बोकैटाइन बना, दिस वन इज प्लेनर, दिस वन इज एकाइरल। इसमें ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अब इस कार्बोकैटाइन पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये किसी भी डायरेक्शन से, ऊपर से या नीचे से अटैक करता है, एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। दिस वन इज सेकंड स्टेप, दिस वन इज फर्स्ट स्टेप। तो SN1 रिएक्शन इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जिसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, और दूसरे स्टेप में कार्बोकैटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर। दूसरी तरफ अगर आप SN2 रिएक्शन की बात करें, माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये कार्बन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब होता क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है। हमने ट्रांजिशन स्टेट पढ़ी थी जिसमें ये कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई, इस कार्बन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल पार्शियली बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और कार्बन हैलोजन बॉन्ड की पार्शियल ब्रेकेज हो रही है। इस तरह ये हैलोजन हैलाइड आयन बनकर यहां से डिटैच हो गया और यूं आपके पास ये प्रोडक्ट बना। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ये अल्काइल हैलाइड और ये न्यूक्लियोफाइल बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस स्टेप, दिस वन इज अ सिंगल स्टेप, और यही स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप है।
इसमें रिएक्टेंट के दोनों मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, अल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व। एक और भी बात स्टूडेंट, ये जो SN1 है इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी कार्बोकैटायन इन्वॉल्व है, लेकिन SN2 में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको कई दफा समझा चुका हूं, ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट अलग अलग चीजें हैं। ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं ये क्या है, ये आपके पास कार्बोकैटायन, आपके पास कार्बेनाइन, कार्बीन है, दीज आर वेरियस रिएक्शन इंटरमीडिएट। लेकिन ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट हर रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ट्रांजिशन स्टेट इज इन्वॉल्व्ड इन ईच स्टेप। लेकिन ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये जरूरी नहीं कि ये हर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पे आप आ जाएं, और वो है डायरेक्शन ऑफ अटैक। हमने SN1 में पढ़ा था, द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन द कार्बोकैटायन फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। यानी ये देखें, आपके पास ये कार्बोकैटायन है, दिस वन इज अ प्लेनर। अब इस कार्बोकैटायन को अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा आपके पास ये प्रोडक्ट बना, और अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा फिर आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। यानी आपके पास न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। लेकिन अगर आप SN2 की बात करें, द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन फ्रॉम डायरेक्शन अपोजिट टू द लीविंग ग्रुप। यानी ये अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अटैक कर रहा है जो लीविंग ग्रुप के बिल्कुल अपोजिट है। स्टूडेंट नेक्स्ट पे जाएं, नेक्स्ट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर आप SN1 की बात करेंगे, पहले आप इसको देखें। SN1 में न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक किया, ये प्रोडक्ट बना, दिस वन इज इन्वर्जन, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रही है। और अगर आप इसको देखेंगे इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रही है, यानी देयर इज 50% inversion of configuration, 50% retention of configuration. Overall, you have the racemic form. You have a racemic mixture. लेकिन अगर आप SN2 की बात करें, SN2 में ये अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर रहा है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन से टोटली मुख्तलिफ है। जितने भी प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बनेंगे उन मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से बिल्कुल अपोजिट है। दिस वन इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या बना, SN1 में देयर इज 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, while in SN2 there is 100% inversion of configuration. My dear students, next हम पढ़ते हैं molecularity. Molecularity हम क्या कहते हैं कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं दैट इज कॉल्ड द मोलेकुलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। अब आप SN1 की बात करें, SN1 में हमारे पास दो स्टेप्स थे। स्टेप 1 इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ द अल्काइल हैलाइड इज इन्वॉल्व, so the molecularity of SN1 reaction is 1. That is why this one is called unimolecular reaction. ये जो हम SN1 लिखते हैं इसमें जो 1 है, this one is the molecularity of the reaction. अब दूसरी तरफ आए, हमारे पास ये जो SN2 था, this reaction completes in a single step, और उस स्टेप में दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, यानी अल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है। सिंस two molecules are involved in rate determining step, so molecularity of SN2 is 2. This one is bimolecular reaction. और SN2 में ये जो 2 लिखा हुआ है ना, this one is actually the molecularity. स्टूडेंट, हम रिएक्शन काइनेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप रिएक्शन काइनेटिक्स में देखेंगे ना तो SN1 की जो रेट इक्वेशन है वो क्या है, रेट दैट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हाँ, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, लिहाजा इसका जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और इसके ऊपर ये एक्सपोनेंट 1 आ रहा है, सो द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1। अब SN2 की तरफ आए, SN2 में रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो दो रिएक्टेंट है अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल,
दोनों की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। लिहाजा मेरे पास ये रेट इक्वेशन बनी। अगर आप रेट इक्वेशन को देखेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर बन रहा है दैट इज 2। दिस वन इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, कौन से अल्काइल हैलाइड SN1 देते हैं? हमने आमतौर पर कहा कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड प्रेफरेबली अंडरगोज द SN1 रिएक्शन। इसी तरह सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दे आल्सो अंडरगो। लेकिन अगर आप SN2 की बात करें तो मैंने आपको ये एक डाटा लिखवाया था कि मीथाइल प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है दे आर अनरिएक्टिव इन SN2 रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, ये तमाम वो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं जो आपने, अगर क्वेश्चन आता है ना डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2, आपने ये तमाम पॉइंट्स लिखने हैं। और ये वही सारी बातें हैं जो हम पिछले लेक्चर में SN1 और SN2 के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मैं कुछ नई बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ये जो मैं बातें अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये इनको आपने इनको सीखना है। जो याद करना था वो पीछे वाला वो टेबल ही था, इनको सीखना है। मैं SN1 और SN2 के बारे में कुछ बातें, पहली बात मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस लाना चाहता हूं ना। पहला डिफरेंस क्या है? द अफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, पहली बात करूंगा द अफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ। मैं अब इधर ना SN2 की बात करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, SN2 में मैंने क्या कहा? मिथाइल ग्रेटर देन 1 नॉट यानी प्राइमरी, दैट इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, दैट इज ग्रेटर देन टर्शियरी। मैं आपको ना रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 बताता हूं, रिलेटिव रेट। अब जरा गौर करना स्टूडेंट, अगर आप मिथाइल को लेते, मिथाइल हेलाइड को लेते और SN2 रिएक्शन में वो इन्वॉल्व है, तो इसका रेट 30, रिलेटिव रेट की बात करो 30। अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात करते तो रिलेटिव रेट 1। अगर आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की बात करते तो रिलेटिव रेट ये उससे कम हो गया, 0.03 हो गया। अगर आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को SN2 रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं, द रेट इज अप्रोक्सीमेटली 0। 0 का मतलब है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज अनरिएक्टिव फॉर या इन SN2 रिएक्शंस। ये तरतीब आपके ज़हन में मैंने वैल्यूज के साथ आपको बता दी। इसका मतलब है द मोस्ट इफेक्टिव अल्काइल हैलाइड इन SN2 रिएक्शन इज मिथाइल हैलाइड। स्टूडेंट एक यहां पे एक्सेप्शन है, लुक एट दिस वन इज द न्यू पेंटाइल। माय डियर स्टूडेंट, न्यू पेंटाइल इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर आप न्यू पेंटाइल का रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन तो देखो 0.00001, यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेकेंडरी से भी कम है, हालांकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसका वजह यहां पे क्या आ गई? वजह इसका स्ट्रक्चर है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप न्यू पेंटाइल को देखेंगे ना तो ये बल्की ग्रुप अरेंज साथ अटैच है, और बल्की ग्रुप दैट क्रिएट द स्टेरिक हिंड्रेंस। मैं यहां दो टर्म्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में जो बुनियादी बात इंवॉल्व होती है, जो रेट को अफेक्ट करती है, वो दो चीजें, एक स्टेरिक अफेक्ट, एक स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या? स्टेरिक अफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। ये अगर आप इस ये फिगर को देखेंगे तो अब इसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये जो स्टेरिक अफेक्ट है ये किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन उसको डिक्रीज कर रहा है। स्टेरिक अफेक्ट, ये जो स्पेस फिलिंग है, स्पेस फिलिंग उन एटम या ग्रुप्स की विच आर अटैच्ड नियर द रिएक्टिव साइट, इस स्पेस फिलिंग इफेक्ट की वजह से दिस वन इज कॉल्ड द स्टेरिक इफेक्ट। और स्टेरिक हिंड्रेंस भी यही है, यानी इससे मिलती जुलती बात ही है कि किसी न्यूक्लियोफाइल का जब वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है तो उसके रास्ते में जो रिटार्डेशन है, जो रुकावट है, जो हिंड्रेंस है स्ट्रक्चर की वजह से, दैट इज कॉल्ड द स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस बोथ आर फैक्टर्स which affect the rate of SN2 रिएक्शन। अब आप बढ़े SN1 की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप SN1 को देखेंगे ना तो SN1 में फर्स्ट स्टेप में आपके पास कार्बोकैटायन बन गया। अब जो कार्बोकैटायन है ना, कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। वहां पे क्या चीज इन्वॉल्व है?
वहां पे इन्वॉल्व है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। मैं कह सकता हूं रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। और आप जानते हैं कि जो अगर मैं ऑर्डर लिखूं, प्राइमरी कार्बोकैटाइन ये लेस स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, दैट इज लेस स्टेबल देन टर्शियरी। तो जितना कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा उतनी उसके लिए SN1 का रेट ज्यादा होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि टर्शियरी कार्बोकैटाइन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड दैट इज हाईली स्टेबल, लिहाजा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन। अब ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन है, स्टेबल यानी कार्बोकैटाइन को स्टेबल करने वाले कौन से फैक्टर हैं? दो चीजें हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट और एक हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव, जरा इसको देखें। इंडक्टिव इफेक्ट में आपके पास ये जो वो कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बोकैटाइन में वो कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके साथ अटैच अल्काइल ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के जरिए इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट, यानी डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन ये आपके पास ना इथाइल कार्बोकैटाइन, इथाइल कार्बोकैटाइन, जरा गौर से देखो, ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, इस कार्बन के पास अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल है, और ये कार्बन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अब ये जो कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ये कंप्लीटली फिल्ड है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस pz को ये ओवरलैपिंग के जरिए डोनेट करते हैं। दिस वन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी अगर इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट करें थ्रू ओवरलैपिंग बिटवीन फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड अनफील्ड या एम्प्टी pz ऑर्बिटल, this one is called hyperconjugation, or donation of electron through sigma bond, that is called inductive effect. Both these factors they increase the stability of carbocation. तो इसका मतलब है कि जितने कार्बोकैटाइन में ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव, इसके साथ जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा अटैच होंगे उतनी उस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, और जितनी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना वो कार्बोकैटाइन SN1 रिएक्शन की फेवर में जाए। दूसरी चीज स्टूडेंट, द कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहले आप SN2 की बात करें माय डियर स्टूडेंट। अब SN2 का जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जितनी आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना SN2 रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, SN1 में जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल का नामो निशान ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड है। लिहाजा द कंसंट्रेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट द SN1 रिएक्शन। लेकिन फिर भी ज़हन में आप याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है दैट फेवर्स SN2 रिएक्शन, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल है दैट फेवर्स SN1 रिएक्शन। ये ज़हन में रखना। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट जो है ना वो मैं सॉल्वेंट की बात करता हूं, अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्वेंट अफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप SN2 की बात करते हैं ना तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मसलन एसीटोन, ये पोलर है, एप्रोटिक। एप्रोटिक का मतलब है जो प्रोटॉन नहीं दे सकते, ए मीन नॉट प्रोटिक, प्रोटॉन जो प्रोटॉन नहीं दे सकते। ये आपके पास ना DMF है, DMF, दिस वन इज आल्सो एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक। ये आपके पास DMSO है, डाइमेथाइल सल्फ ऑक्साइड, ये भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ये आपके पास HMPA है, ये जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं ना, ये DMS हो गया, HMPA, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए all these are polar aprotic solvent and they favors SN2 reaction. अब SN1 पे आ जाए। SN1 में we need the polar protic solvent like that of water, like that of
methyl alcohol like that of ethyl alcohol. These are polar protic solvent and they favors the SN1 reaction. My dear student, आखिरी जो चीज आपको मैं, that is the nature of leaving group. Leaving group, अगर मैं ना leaving group की nature दोनों SN1 और SN2 दोनों के लिए एक ही बात है. अगर मैं ऑर्डर बताऊं कि गुड लीविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलोजन, तो आपके पास आयोडाइड या आयोडीन ग्रेटर देन, ब्रोमीन ग्रेटर देन, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन. इसका मतलब है कि आयोडीन अगर अल्काइल हैलाइड में कार्बन के साथ आयोडीन इन्वॉल्व लगा होगा तो वो आयोडीन आसानी से वहां से लीव कर जाएगा. लेकिन अगर फ्लोरीन होगा तो यानी अगर आयोडीन होगा रेट ऑफ रिएक्शन SN1 SN2 दोनों रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा और फ्लोरीन की सूरत में वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत स्लो होगा. अब ये भी याद रखना कि ये जो आयोडाइड आयन है I नेगेटिव, दिस वन इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ HI दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसका ये जो आयोडाइड आयन है ये उसका कॉन्जुगेट बेस है जो वीक है. तो इसका मतलब है अगर बेस वीक होगा तो दैट इज अ गुड लीविंग ग्रुप, वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होगा. साथ ही साथ ना कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ये भी बताते, अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी ये हैलोजन आसानी से कार्बन को लीव कर जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा. माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं SN1 और SN2 के साथ आपके साथ चीता. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.